हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है मॉडिफाइड रेट लॉ इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए रूपांतरित दर समीकरण। तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड टू रिएक्शंस के लिए मॉडिफाइड रेट लॉ इक्वेशंस देखे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे। आज हम अपने इस टॉपिक में कुछ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं जिनके लिए मॉडिफाइड रेट लॉ इक्वेशंस दिए गए हैं, उनको लेंगे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। और इसमें मैंने जो फर्स्ट रिएक्शन ली है और वो है इन्वर्जन ऑफ शुगर, शर्करा का प्रतिलोमन। तो देखो, जो शुगर है या सुक्रोज है, सुक्रोज का अगर हम फ्रेश सॉल्यूशन लें, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, तो उसमें इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल आएगा, ठीक है, वो होता है 66.5 डिग्री। समझ गए? मतलब ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, अर्थात ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। लेकिन इसका जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है ग्लूकोज और क्या बनाता है, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल होता है वो है 52.5 डिग्री, जबकि फ्रक्टोज का कितना होता है, -92.0 डिग्री। तो ये प्लस है और ये माइनस है, अर्थात ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, फ्रक्टोज जो है लीवो रोटेटरी है, वाम ध्रुवण घूर्णक है। और ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णक। तो इस मिक्सचर को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। अब हम आते हैं कि जब इसकी काइनेटिक्स की स्टडी की जाती है तो वो किस तरह से की जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें एसिड मिलाया और तुरंत इसका रोटेशन एंगल मेजर कर लिया जाता है 0 टाइम में। मतलब रिएक्शन जब बिल्कुल स्टार्ट हुई है उस समय केवल सुक्रोज था, तो उस समय इसका क्या नोट कर लिया जाएगा, रोटेशन एंगल, जो कि पॉजिटिव था। अब क्या होगा, कुछ टाइम निकल जाएगा, जब रिएक्शन का कुछ टाइम इंटरवल हो जाएगा तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और क्या बनना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो अब रोटेशन एंगल में चेंज आना शुरू हो जाता है। अब इसकी पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो नेगेटिव वैल्यू की तरफ चलने लगेगा। तो किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल में एक बार रोटेशन एंगल नोट कर लिया, फिर इसी तरह से और भी टाइम इंटरवल में रोटेशन एंगल नोट किए जाते हैं, जो कि नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ने लगेगी। और जब ये माना जाए कि जब सुक्रोज कंप्लीट हाइड्रोलाइज्ड हो गया, तो उस समय जो मैक्सिमम रोटेशन एंगल चेंज होना था, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम आनी थी वो आ गई, उसको भी क्या कर लिया जाता है, उस इन्फिनिट टाइम में नोट कर लिया जाता है। तो इस तरह से इसकी जो काइनेटिक्स है उसकी स्टडी कैसे की जाती है कि सॉल्यूशन का पोलैरीमीटर होता है एक, जिसके थ्रू ये रोटेशन एंगल मेजर किया जाता है। तो पोलैरीमीटर के थ्रू सॉल्यूशन के अलग अलग टाइम में क्या किए जाते हैं, रोटेशन एंगल्स नोट किए जाते हैं। और फिर उन रोटेशन एंगल्स की वैल्यू जो फर्स्ट लॉ का रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, उसमें पुटअप की जाती है। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से पुटअप करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे बच्चों कि इस अभिक्रिया में सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन कोण जो है, देख रहे हैं आप, पॉजिटिव है, फ्रक्टोज का निगेटिव है। ये निगेटिव वैल्यू इससे ज्यादा है, इसलिए पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। और इसे बोलते हैं, इस मिक्सचर को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इस अभिक्रिया की बलगतिकी का जो निर्धारण है वो इसके घूर्णन कोण में होने वाले परिवर्तन को माप के किया जाता है। इसका मापन ध्रुवण मापी से किया जाता है, पहले 0 टाइम में, फिर किसी t टाइम में और फिर लास्ट के लास्ट टाइम में। और फिर उन रोटेशन एंगल्स जो वैल्यूज आई हैं
उनकी वैल्यू को प्रथम कोटि के फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के समाकलित व्यंजक में पुटअप किया जाता है। तो वो हम देखते हैं कैसे पुटअप करेंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, मान लिया जाए कि शुगर के इन्वर्जन में जो पोलैरिमीटर से रोटेशन एंगल्स मेजर किए गए, उनमें से एक रोटेशन एंगल मान लो 0 टाइम का क्या है, r0, जो मैंने यहाँ पर r0 ऐसे लिखा है, ठीक है। रोटेशन एट टाइम t में कितना हो गया, rt, और रोटेशन एंगल एट इन्फिनिट टाइम में क्या हो गया, r इन्फिनिट। तो अब हम ये देखेंगे कि इनिशियल अमाउंट कितनी रही होगी। देखो टोटल एंगल कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। अगर हम देखें r0 से r इन्फिनिट तक जा रहा है, समझ गए ना। अब यहाँ तक इन्फिनिट तक जा रहा है एंगल, तो जो ये टोटल एंगल चेंज होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टोटल शुगर अमाउंट के। मतलब जितनी शुगर अमाउंट है जब टोटल हाइड्रोलाइज हो जाएगी तो टोटल एंगल कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, r0 से लेके r इन्फिनिट तक। तो इस तरह से r0 माइनस r इन्फिनिट टोटल एंगल जो चेंज हुआ है इसको नोट कर लिया जाए, तो ये किसके बराबर होगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ शुगर। इतना था और इतने तक चेंज हो गया, तो कुल मिला के इनका डिफरेंस ही किसके बराबर होगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ शुगर के बराबर। मतलब टोटल हाइड्रोलाइज्ड जब शुगर होगी तो इतना एंगल चेंज होगा, टोटल हाइड्रोलाइज्ड शुगर मतलब टोटल शुगर। लेफ्ट अमाउंट कितनी है, तो देखो कहां तक चेंज हो चुका और कितना चेंज होना बाकी है। तो यहां तक चेंज हो चुका और इतना बाकी है, तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक वो शुगर बची हुई है जो क्या होनी है, हाइड्रोलाइज हुई। तो ये तो है लेफ्ट अमाउंट और ये टोटल जो है ये क्या है, इनिशियल अमाउंट। क्यों, क्योंकि इतना चेंज हो गया, इतना यहाँ तक चेंज होना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट अमाउंट ऑफ शुगर। तो लेफ्ट अमाउंट RT माइनस क्या हो गया, R इन्फिनिट। तो इस तरह से हमारे पास इनिशियल अमाउंट की जगह तो हम रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सॉरी R लिखना है मेरे को, ये हो जाएगा R0 माइनस क्या हो जाएगा, R इन्फिनिट। और यहाँ पर जो हम एंगल रखेंगे वो हो जाएगा RT माइनस R इन्फिनिट। यही मॉडिफाइड इक्वेशन है इन्वर्जन ऑफ शुगर में। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि 0 टाइम, यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल है कि टाइम मिनट में है 0, 7.18, 18 और इन्फिनिट टाइम, ये है रोटेशन एंगल। ये हो गया R0 24.09 प्लस में, 7.18 मिनट में है 20.41 और 18 मिनट में है 17.74। तो ये जो वैल्यूज है बीच में आएंगी वो किसकी हो जाएंगी, RT की अलग अलग टाइम्स में। और इन्फिनिट वैल्यू है माइनस ये है 10.74। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ माइनस वैल्यू है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम क्या करें कि इस तरह से इस इक्वेशन में रख दें। तो हमने यहाँ ले लिया, ये हो गया R0, ये हो गया R इन्फिनिट, यहाँ पर आ गया RT और ये हो गया R इन्फिनिट। एक K1 निकाल लें। ऐसा ही दूसरा टाइम यहाँ 18 में ले लें, तो ऊपर की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस नीचे RT बदल जाएगा। K2 कैलकुलेट कर लें तो लगभग सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन्वर्जन ऑफ शुगर की स्टडी अगर रोटेशन एंगल के मेजरमेंट से की जाए और उसका मॉडिफाइड इक्वेशन बना के और न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाए तो K1, K2, K3 ये लगभग सेम आएंगे। इस तरह से इन्वर्जन ऑफ शुगर एक किसको फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, समझ गए ना। तो इस तरह से शुगर के इन्वर्जन की मैकेनिज्म दी गई, उसकी काइनेटिक्स दी गई और उसका मेजरमेंट किया गया। तो आप इसे नोट करें। अब देखो इसी तरह से है N2O5 का डिकम्पोजिशन। तो इसको जो डिकम्पोजिशन है वो CCl4 सॉल्वेंट में किया जाता है। तो N2O5 और NO2 ये तो CCl4 में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन क्या O2 जो है इनसॉल्युबल है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें इसकी काइनेटिक्स का स्टडी करनी है तो हमें क्या करना होगा, O2 का वॉल्यूम मेजर करना होगा। तो यही किया जाता है कि इस रिएक्शन की जो काइनेटिक है उसको मेजर करने के लिए किसको मेजर कर लिया जाता है, मतलब उसका वेरिफिकेशन करने के लिए O2 के वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। अब मान लिया जाए कि वॉल्यूम T टाइम में कितना है, मतलब जब कुछ समय तक रिएक्शन चली N2O5 का और वो उसका डिकम्पोजिशन हुआ तो उससे मिला हुआ वॉल्यूम O2 का कितना है, VT।
और जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो गया तो वो वॉल्यूम कितना हो गया, V इन्फिनिट। तो देखो जब N2O5 का कंप्लीट डिकम्पोजिशन जो हो जाएगा तो उसमें जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिलेगा, समझ गए ना, जो है मतलब इन्फिनिट टाइम में जो वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिलेगा वो टोटल N2O5 के डिकम्पोजिशन से मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि N2O5 की जो इनिशियल अमाउंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, V इन्फिनिट के। मतलब है कि V इन्फिनिट में, मतलब V इन्फिनिट जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिल रहा है वो N2O5 की टोटल अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल जब डिकम्पोज होगा तभी तो ये वॉल्यूम मिलेगा ना, एक चीज। दूसरा है कि कितनी लेफ्ट अमाउंट बची, तो देखो कितना मिलना था और कितना मिल चुका टी टाइम तक, तो इनका डिफरेंस क्या है, कितना बचा। मतलब टोटल तो मिलना था V इन्फिनिट, मतलब यहां से लेके यहां तक की मान लो डिस्टेंस V इन्फिनिट है और इतनी आपने कवर करनी VT तक, तो बची कितनी, VT से लेके V इन्फिनिट तक। तो V इन्फिनिट में से VT माइनस कर दें तो वो क्या बचेगी, लेफ्ट अमाउंट ऑफ N2O5। कितना मिलना था कितना मिल चुका, इनका डिफरेंस ही है जो इसकी बची हुई अमाउंट के क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट अमाउंट पता होगी जो कि V इन्फिनिट माइनस VT के बराबर है, इनिशियल अमाउंट पता है। तो हम इस तरह से इस इक्वेशन में, रेट लॉ इक्वेशन में रखें फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के, तो हमारा जो मॉडिफाइड इक्वेशन बनेगा वो ये हो जाएगा। मतलब हमें ऑक्सीजन का इन्फिनिट वॉल्यूम और टाइम VT में पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसके रेट कांस्टेंट इस डिकम्पोजिशन के। अगर एक रेट कांस्टेंट, दो रेट कांस्टेंट, तीन, इन सब के लिए सेम आ रही है वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट, तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। ऐसे ही NH4NO2 का डिकम्पोजिशन में नाइट्रोजन का वॉल्यूम मेजर करके और बिल्कुल सेम इसी इक्वेशन से इसका भी काइनेटिक स्टडी की जा सकती है। समझ गए ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का इन्फिनिट वॉल्यूम मतलब इन्फिनिट टाइम में वॉल्यूम, और ये हो जाएगा T टाइम पे वॉल्यूम। तो इस तरह से इससे भी इसकी काइनेटिक की स्टडी की जा सकती है। अब एक एग्जांपल है कि ये है टाइम मिनट में 10, 15, 20 इन्फिनिट टाइम, ये है O2 के वॉल्यूम 10 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में, 20 मिनट में और इन्फिनिट में। तो हम VT इनको तो VT मान सकते हैं और ये क्या हो गया, V इन्फिनिट। बस अगर हम इनमें K1 निकालें, ये हो गया V इन्फिनिट की वैल्यू, V इन्फिनिट माइनस VT 0.0199 मिनट। एक बार दूसरी वैल्यू में आपने वही सेम इन्फिनिट वैल्यू सेम आएगी, बस ये बदल गया 1.95, तो ये 0.0198 मिनट। इस तरह से इसका मतलब है कि ये जो N2O5 ये किसके लिए डिकम्पोजिशन का दे रखा है, N2O5 डिकम्पोजिशन। तो इसकी काइनेटिक की स्टडी करने के लिए ये डाटा दिए गए हैं, उनके बेस पर आपने इसको कैलकुलेट किया, जो K1, K2, K3 सब लगभग अप्रोक्सीमेट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो आपको क्वेश्चंस में इनके जो मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं ना, जो मैंने बताए हैं, वो ध्यान रखने हैं आपको विशेष। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट आता है कि शुगर के इन्वर्जन के लिए क्या इक्वेशन बनेगा मॉडिफाइड, N2O5 के डिकम्पोजिशन के लिए क्या बनेगा, तो आपको इन इक्वेशंस के जो है याद रखने हैं और यही आपके ऑब्जेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो रिएक्शंस थी उनके लिए जो रेट कांस्टेंट के मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं वो बता दिए जो इम्पोर्टेंट्स थे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।